किसको बोला था? ये सूडो यूनिमोलिकुलर हमने उसको बोला था कि देखो दिखने में तो वो है कि वो आपकी सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स है, लेकिन होता है क्या बेटा कि हम किसी एक को इतनी ज्यादा अमाउंट में ले लेते हैं कि उसकी कंसंट्रेशन में कोई बहुत चेंज नहीं होता है बच्चों। अब जब कंसंट्रेशन में कोई अप्रिसिएबल चेंज नहीं होता है ना, तो वो कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी। समझ में आई बात है ना? अब देखो बेटा, जो जो चीजें कांस्टेंट है, समझ में आ रही है बात? जो जो चीजें कांस्टेंट है उसके अकॉर्डिंग अपन बात कर सकते हैं, ठीक है ना? समझ में आ रही है बात? देखो कैसे, सुनो। जैसे देखो, अगर अपन बात करें, देखो बेटा मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना आप। देखो ठीक है, देखिए इन द rate constant of pseudo order kinetics, ठीक है ना? pseudo फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। देखो बच्चों, रेट कांस्टेंट में क्या क्या है? देखो मान लो ये रेट कांस्टेंट है, उसमें बच्चों प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय एक्सेसिव रिएजेंट, ठीक है बेटा? अच्छा एक चीज और ध्यान रखो, आपने अगर कोई भी कैटलिस्ट लिया हो तो कैटलिस्ट बेटा आप लोगों ने पढ़ा था कि कैटलिस्ट की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा ड्यूरिंग रिएक्शन क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है बच्चों। तो उसको भी अपन इसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है बेटा? समझ में आ गई बात? देखो मैंने क्या बोला, रेट कांस्टेंट क्या क्या रख रहा है, ध्यान दीजिए। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जो रिएजेंट एक्सेस में है वो, और अगर कोई कैटलिस्ट है, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी की सारी चीजें आपकी कांस्टेंट है बच्चों। अब एक बात बताओ बच्चों, सुनो। मान लीजिए लेट एसिड इज यूज एज ए कैटलिस्ट, ठीक है बेटा? मान लो एसिड यूज किया गया, ठीक है? अब एंड रेट कांस्टेंट फॉर two equations are 5.4 into 10 की पावर -4 and 2.7 into 10 की पावर -2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है बेटा? अब देखो बेटा इसमें बात ध्यान से सुनो। अगर आप ध्यान दो कि कैटलिस्ट की जगह मैंने H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन यूज किया, अब अगर इसकी वैल्यू आपकी ज्यादा आ रही है, इसका मतलब उस कैटलिस्ट ने ज्यादा H+ दिए होंगे। हो सकता है बेटा आपने एक बार काम में लिया हो एसिटिक एसिड और एक बार आपने काम में लिया हो H2SO4। बताओ बच्चों क्या होगा? कौन ज्यादा H+ प्रोवाइड करेगा? कौन ज्यादा H+ प्रोवाइड करेगा? H2SO4 करता है ना बेटा, है ना? तो जो एसिड जितने ज्यादा प्रोवाइड करेगा उसका रेट कांस्टेंट भी ज्यादा आएगा ना बच्चों? उसका रेट कांस्टेंट ज्यादा आएगा ना फिर? अरे बात समझ आएगी? नैना मदान, ये बात समझ में आई? अब देखो, कल जो हमने एग्जाम्पल लिया था, देखो इसमें दोनों की के की वैल्यू देखो आप। के की वैल्यू क्या कह रही है बताओ आपको? देखो एक की कह रहा है 2.4 इंटू 10 की पावर -4, एक की कह रहा है 1.2 इंटू 10 की पावर -6, है ना बेटा? तो ध्यान दीजिए के की वैल्यू फर्स्ट वाले के लिए ज्यादा है। अब ये के ज्यादा कब आ सकता है? जब आपने यहां पर H+ ज्यादा लिए होंगे, और ज्यादा तभी आएंगे ना जब वो क्या हो आपका, वो एसिड आपका
क्या हो, वो एसिड क्या हो बेटा, स्ट्रॉन्ग हो। ये बात समझ में आ गई क्या, ये बात समझ में आ गई। तो जितना ज्यादा आपका के आएगा, समझ में आ रहा है मामला, जितना ज्यादा अगर आपका के आएगा वो एसिड उतना ही क्या होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग होगा कि नहीं होगा। ये बात क्लियर है सबको, ये बात क्लियर है, ठीक है बेटा। अब देखो सुनो, अब एक बहुत ही खास बात है, देखो बच्चों सुनो, जो मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। देखिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ठीक है। अब देखिए, अगर आप उसका एसिडिक मीडियम में करते हो, ठीक है, और बेसिक मीडियम में करते हो, ठीक है बेटा। अब ध्यान से सुनना इन चीजों को। देखो मॉलिक्यूलरिटी तो दोनों इक्वेशंस में 2 आती है, लेकिन जो ऑर्डर है ना, एसिडिक मीडियम में 1 आती है एंड बेसिक मीडियम में 2 आती है। अब ये क्यों आती है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखो याद कैसे रखोगे बच्चों, सुनो। देखो एसिडिक मीडियम में ए मतलब 1, एसिडिक मीडियम में ए मतलब 1 लिख सकते हैं। बेसिक मीडियम में बी कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पे आता है बच्चों, इसको 2 लिख सकते हैं। बोलो बेटा, लिख सकते हैं इसको। एसिडिक मीडियम अपन कह सकते हैं क्या, एसिडिक मीडियम में ऑर्डर 1। अब ये आया कैसे वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, याद हो गया। अगर एसिडिक मीडियम में है तो 1 और बेसिक मीडियम है तो 2 करेंगे। अब देखो बच्चों सुनो कैसे, इसको समझाता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिए। देखो बेटा सुनो, ये अगर अपने रिएक्शन ली, ठीक है, एसिडिक मीडियम है, ठीक है बेटा, ये एक्सेस में लिया, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि H2 आपने एक्सेस में लिया। अब बेटा एक चीज सुनो, अगर आपने ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में करवाई, मान लीजिए आप इस रिएक्शन को क्या कर रहे हो, इस रिएक्शन को आप क्या कर रहे हो बेटा, आप करवा रहे हो एसिडिक मीडियम में। तो बच्चों एक बार बताओ, मान लो एसिडिक मीडियम HCl दे रहा है सपोज, ठीक है बेटा। अगर एसिडिक मीडियम HCl दे रहा है तो मुझे एक बात बताओ बेटा, आप लोगों ने अगर ध्यान से पढ़ा हो, है ना, 11th के अंदर, बताओ बच्चों यहाँ क्या लगेगा, एसिटिक एसिड भी तो अपना H प्लस देगा, देगा बच्चों। तो एसिडिक एसिड जब अपना H प्लस देगा तो बेटा यहाँ पर एक तरह से देखो क्या लगने लग गया, कॉमन आयन इफेक्ट। और कॉमन आयन इफेक्ट के कारण रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं चलती, रिएक्शन किधर जाने लग जाएगी बोलो बच्चों, बैकवर्ड जाने लग गई ना। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि एसिड तो क्या कर रहा है, रिएक्शन को फॉरवर्ड नहीं कर रहा शिफ्ट, वो तो बैकवर्ड शिफ्ट करने लग गया ना। बच्चों बात समझ में आई, एसिड रिएक्शन को फॉरवर्ड नहीं बैकवर्ड शिफ्ट करने लग गया, है ना बेटा। अब देखो सुनो, ये तो मैंने बात की एसिडिक मीडियम में। अब बच्चों देखो सुनो, अब मैं बात करता हूं बेसिक मीडियम के अंदर। तो बेसिक मीडियम में देखो क्या होगा, इसको बेसिकली समझना आप। देखो बेटा, मान लीजिए अपन ने ये लिया, अब देखिए क्या हो रहा है इसमें। अगर आपने इसमें बेस लिया तो बताओ बच्चों, बेस यहाँ पे क्या करेगा, सपोज ये NaOH है, आप मुझे बताओ ये NaOH इस एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। करेगा तो रिएक्शन को कहां घुमाएगा, ये कहां लेके जाएगा, कहां लेके जाएगा बोलो बच्चों, फॉरवर्ड लेके जाएगा ना। अपोजिट आयन इफेक्ट लगा, लगा बच्चों। तो इससे देखो ये मिला हमें CH3CONa प्लस वाटर
अब देखो बेटा सुनो, अगर अपन इन इक्वेशंस को ऐड कर दें तो हमारे पास तो क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा NaOH CH3 CONA। आप बताओ क्या NaOH मिलाने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हुई कि नहीं हुई? NaOH मिलाने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हुई ना बच्चों? क्यों हुई NaOH मिलाने से? क्योंकि इसने क्या किया, ये जो एसिड बना उसको न्यूट्रलाइज किया, किया कि नहीं किया? तो बोलो बच्चों ये रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगी कि नहीं होगी? फॉरवर्ड शिफ्ट होगी। तो बच्चों अब बताओ यहाँ NaOH अपना रोल प्ले करेगा? NaOH अपना रोल प्ले करेगा क्या? करेगा क्या? बोलो बेटा। न्यूट्रलाइज कर रहा है तो फॉरवर्ड चला रहा है। तो अब समझ में आ गया कि बोलो बच्चों NaOH पर डिपेंड करेगा? NaOH पर डिपेंड करेगा ना? समझ में आ गया। बाकी देखो बेटा इसको आपको याद रखना चाहिए कि एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में बताओ ऑर्डर क्या आया था? एसिडिक मीडियम में ऑर्डर क्या आया था? 1। बेसिक मीडियम में क्या आया? बेसिक मीडियम में क्या आया? 2 आएगा। आएगा बच्चों? समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, ये सीधा ही क्वेश्चन आता है आपका, सीधा ही क्वेश्चन आ जाता है बेटा। अरे ये NaOH वापस कैसे मिलेगा आशुतोष गौतम? मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं है आशुतोष गौतम। NaOH का मैंने कहा बोला? हाँ भैया। चलिए अब बच्चों देखो सुनो, अपन कल एक बात बोल रहे थे कि मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मोर देन 3 जनरली पॉसिबल नहीं होती बच्चों। बताओ ऐसा क्यों? मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मोर देन 3 पॉसिबल नहीं होती। तो बच्चों क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला था कि इफेक्टिव कोलिजन अमंग मोर देन 3 मॉलिक्यूल इज नॉट पॉसिबल। तो अभी इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे लेटर ऑन कोलिजन थ्योरी, तो मैं आपको बताऊंगा इसमें कैसे क्या करेंगे अपन। ठीक है ना बेटा? तो मोलिकुलरिटी और ऑर्डर दोनों क्लियर है बच्चों? बोलो मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर दोनों क्लियर है? दोनों में डिफरेंस लिख सकते हैं आप? डिफरेंस लिख सकते हैं, मैंने दोनों समझा दिया। ठीक है ना? आपको दोनों की लिखा दिया था मैंने, है ना बेटा? अब एक चीज देखो, मैंने नोट्स में आपके है ना कुछ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के एग्जाम्पल दे रखे हैं। वो मैंने इसलिए दिए हैं बच्चों क्योंकि 12th में सब्जेक्टिव पेपर में आपको कोई भी एग्जाम्पल पूछ सकता है। वो कह देगा कि राइट 1 एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो बेटा आपको कोई भी 1 या 2 एग्जाम्पल हर ऑर्डर की काइनेटिक्स के लर्न कर लेने चाहिए। हाँ, अगर आप कंपटीशन देते है ना और 12th नहीं होता तो मैं आपको नहीं कहता कि याद करो, लेकिन 12th में तो आएगा ना। तो देखो बच्चों जैसे सुनो, इसमें एक बात मैं आपको कुछ बता देता हूँ। देखो सम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है बेटा? देखो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में अगर बात करें तो 2-3 एग्जाम्पल आप देख लो। जैसे NH4NO2 है, वैसे याद हो जाएंगे, घबराओ मत। कि P ब्लॉक में आएंगे ना तो मैं आपको इसके बहुत अच्छे से बता दूंगा, है ना? ठीक है, आगे बात सुने। जैसे एक ये लर्न कर लिया आपने SO2Cl2, एक ये कर लिया, बहुत है मेरे हिसाब से। मैंने लिख तो 8-10 रखे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चों, जो भी रेडियो एक्टिव डीके हैं, है ना, जो भी रेडियो एक्टिव डीके हैं वो आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है बच्चों। ठीक है ना? वो आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी केमिकल काइनेटिक्स में जो फॉर्मूला आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ोगे वो आप रेडियो एक्टिव डीके में लगा सकते हो बच्चों। ठीक है ना? अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं बात करूं
सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। सेकंड ऑर्डर, एक तो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले अपन ने ऊपर पढ़ा था, बताओ, अभी थोड़ी देर पहले ऊपर पढ़ा था, अभी पढ़ा था ना, एस्टर का एसिडिक मीडियम है, फर्स्ट ऑर्डर है, और बेसिक मीडियम है क्या है, सेकंड है, वो याद कर लो। अच्छा, एक आप ये याद कर सकते हो, H2 प्लस I2 2HN, ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा फिर देखो, है ना, आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन बेसिक मीडियम। बेटा ये इसलिए लर्न करने पड़ेंगे आपको क्योंकि आपको बोर्ड में लिखने पड़ेंगे थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स। थर्ड ऑर्डर में देखो बेटा, ये आप लर्न कर सकते हो 2NO प्लस O2 2O2 2NO2, ठीक है ना। और वैसे बेटा ये सारी रिएक्शनें आपकी लेटर ऑन पी ब्लॉक में आने वाली है, घबराओ मत, ये याद हो जाएगी, कोई बड़ा इश्यू नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। फिर देखो बच्चों सुनो, फिर फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन या काइनेटिक्स। देखो फ्रैक्शनल ऑर्डर में देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं H2 प्लस Br2 2HBr, ये बच्चों सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, और इसकी जो रेट लो आता है वो इस तरह से आता है बच्चों, H2 की पावर 1 Br2 की पावर हाफ। अच्छा ये बता सकते हो बच्चों, ये Br2 की पावर हाफ क्यों आई? आप में से कोई दिमाग लगा के बता सकता है? आप में से कोई बच्चा दिमाग लगा के बता सकता है? देखो बेटा होता क्या है इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में बच्चों आपका क्या होता है कि ब्रोमीन मॉलिक्यूल नहीं पार्टिसिपेट करता है ना, ब्रोमीन का एटम पार्टिसिपेट करता है। अब मुझे बताओ, ब्रोमीन जो एक एटम है वो जस्ट हाफ ऑफ मॉलिक्यूल हो गया कि नहीं हो गया? बताओ बच्चों, आप ऐसे लिखते हो ना कई बार, जैसे देखो O, या इसको आप ऐसा लिखते हो क्या, हाफ ऑफ O2, लिखते हो ना बेटा, लिखते हो ना, बोलो। तो इस रिएक्शन में क्या खास बात होती है बेटा कि ब्रोमीन का मॉलिक्यूल नहीं, ब्रोमीन का एटम पार्टिसिपेट करता है ना। तो Br लिखो या उसको क्या लिखोगे, बोलो, हाफ Br2। ये बात समझ आई क्या? वैसे देखो ये इतना है नहीं आपके सिलेबस में, इसलिए अपन इसकी मैकेनिज्म पर जाएंगे नहीं, कोई फायदा है नहीं, है ना, ऐसे उलझो हो गया फिर, ठीक है बेटा, बोलो। अरे समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो बच्चों सुनो, फिर अपन लेते हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है बेटा। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है ना, ये बड़ी खास बात है। ये क्या होता है देखो बच्चों, ध्यान रखना, दोज रिएक्शंस फॉर विच rate of reaction does not depend upon concentration of reactant, है ना, it depends upon some other factors like sunlight, catalyst और मेटल सरफेस। बेटा इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए, देखो जैसे देखो सुनो बच्चों, मैंने ये लिखा H2 प्लस Cl2 2HCl। अब बेटा ये जो रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन में अगर आपने इसको सनलाइट नहीं दी ना, ये रिएक्शन होगी नहीं, भले आप हाइड्रोजन और क्लोरीन कितना ही लेके बैठ जाओ, है ना, आपके पास हाइड्रोजन और क्लोरीन दुनिया भर का पड़ा है, बट ये रिएक्शन होगी नहीं। यानी ये रिएक्शन इनकी कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर ही नहीं रही, ये तो किस पर डिपेंड कर रही है, बताओ बच्चों। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, आप बायो के बच्चे जानते होंगे कि बेटा आपके जैसे अपन बोलते हैं ना फोटोसिंथेसिस, उसकी डेफिनेशन में एक आप लाइन लिखते हो, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट
अगर सनलाइट नहीं होगी तो क्या फोटोसिंथेसिस होता है बच्चों? बोलो बच्चों, बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। यानी फोटोसिंथेसिस अफेक्ट करेगा ना बच्चों, फोटोसिंथेसिस अफेक्ट करेगा ना, है ना बच्चों? समझ में आ गई बात? तो कोई अदर फैक्टर होगा बच्चों, ठीक है ना। अब देखो, आपको कभी भी लैंग्वेज में ना ऐसा लिखा मिल जाए कि डीकम्पोजिशन ऑफ फॉलोइंग मेटल सरफेस, कुछ भी बोल दे, अगर उसने लैंग्वेज में मेटल सरफेस बोला ना, मान के चलना वो इसमें आ सकती है। अब जैसे देखो बेटा सुनो, जैसे अपन ऐसा बोले, डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम ऑब्लिक टंगस्टन ऑब्लिक मोलिब्डेनम ऑब्लिक गोल्ड सरफेस, है ना। अब कोई भी मेटल हो सकता है, कोई भी हो सकता है बच्चों। तो देखो बेटा, अगर आपको अमोनिया को डिकम्पोज करना है ना, तो इसमें से किसी एक मेटल को आपको लेना पड़ेगा बेटा, है ना। तो लैंग्वेज में जैसे ही आपको ऐसा मिल जाए ना बेटा, मान के चलना कंफर्म है। अब इसमें भी देखो दो चीजें बच्चों, इसमें ध्यान से सुन लो। कई बार वो क्या करता है, वो लिख देता है जीरो ऑर्डर, और कई बार लिख देता है फर्स्ट ऑर्डर। ये बात मैं आपको बता चुका हूं बच्चों। जीरो ऑर्डर कब होगी, जीरो ऑर्डर कब होगी और फर्स्ट ऑर्डर कब होगी? एक क्वेश्चन करवाया था बच्चों मैंने, लो कॉन्सेंट्रेशन और हाई कॉन्सेंट्रेशन, याद है क्या? देखो, जीरो ऑर्डर तो होगी हाई कॉन्सेंट्रेशन पर, है ना, और हाई प्रेशर पर, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर कब होगी? जब लो कॉन्सेंट्रेशन होगा या लो प्रेशर होगा, है ना बच्चों। अच्छा, कुछ नहीं बोले ना, अगर इसको कुछ बोला ही नहीं कि लो है या हाई है, तो आपको बेटा मेटल सरफेस पे रिएक्शन आते ही उसको जीरो ऑर्डर करना है। फिर मेरी बात को वापस सुने आप ढंग से। देखो बेटा, कंडीशन में अगर आपको ये बोला हाई कॉन्सेंट्रेशन, लो कॉन्सेंट्रेशन, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, तब तो मैंने आपको बोला था कि अगर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, आपको सी वाटर वाला एग्जाम्पल याद आ जाना चाहिए कि सी वाटर में से एक गिलास पानी निकाल लो, कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा, जीरो ऑर्डर है। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही लो है, तो बेटा क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा। लेकिन उसने कुछ लिखा ही नहीं और बोल दिया मेटल सरफेस है, तो आपको उसको जीरो ऑर्डर में फिर बोलना है, ठीक है बेटा। क्या ये बात समझ में आई? बोलो बच्चों। दिव्यांशी तोमर, बेटा एचबीआर में यूज हो रहा है, लेकिन एचबीआर में आपको पता होना चाहिए कि वहां पे वो H2 और Br2 की कॉन्सेंट्रेशन भी डिपेंड करती है, वो दोनों पे डिपेंड कर रही है, वहां पे दोनों पे डिपेंड करती है ना। और H2Cl2 सिर्फ सनलाइट पे डिपेंड करती है। हो सकता है ना कोई रिएक्शन एक फैक्टर से अफेक्ट होती हो और कोई एक से ज्यादा फैक्टर से अफेक्ट होती हो, पॉसिबल हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए, अब बेटा एक चीज बताओ, देखो मेरे को, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं जो किसी टाइम, है ना, AIEEE में आया हुआ है। देखो बेटा मुझे बताओ आप, ये लिखा मैंने बेटा, ये लिखा मैं। अब बेटा ये क्या कहता है, ये कहता है कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू, है ना, नंबर वन, ये कहता है कि हाइड्रोजन में रिस्पेक्ट में भी वन है और आईसीएल के रिस्पेक्ट में भी वन है। अब ये कुछ मैकेनिज्म दे रहा है, आपको बताना है कि कौन सी मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन होगी आपकी। देखो, एक मैकेनिज्म इसने ये दी, एक मैकेनिज्म इसने ये दी बच्चों, ठीक है। एंड ये मैकेनिज्म फर्स्ट बोल देता हूं, और एक मैकेनिज्म बच्चों ये देता है, देखो आपको, H2 प्लस ICL, HCl प्लस HI, ठीक है।
फिर कह रहा है HI प्लस ICL HCl प्लस I2। अब बताओ बच्चों, इस गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कौन सी मैकेनिज्म इसके लिए सही है? क्या मैकेनिज्म फर्स्ट या मैकेनिज्म सेकंड? बोलो बच्चों, आसान सी बात है। मैकेनिज्म फर्स्ट तो हो ही नहीं सकती, मैकेनिज्म फर्स्ट नहीं हो सकती ना, क्योंकि मैकेनिज्म फर्स्ट में देखो बच्चों क्या है, क्योंकि इसने ICl 2 मोल दे रखे हैं। ये देखो, ये अगर दिख नहीं रहा तो मैं वापस लिख देता हूं आपको। ये बच्चों देखो, ये इस तरह से, ठीक है ना। जबकि मैकेनिज्म सेकंड में देखो, जो स्लो स्टेप दे रखा है, दिख रहा है बेटा? स्लो स्टेप में क्या है बेटा? देखो H2 का 1 मोल और ICl का 1 मोल। ये समझ में आ गया? ये देखो आ गया क्या? बोलो बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ, देखो इसने मैकेनिज्म दी, तो अब इसने ये भी लिख रखा है ये स्लो है ये फास्ट है, तो क्या आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते? क्या आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते? बोलो बच्चों, कर सकते हो? अब बेटा मैंने आपसे क्या बोला, किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म याद नहीं करनी, ठीक है ना? समझ में आ गई बात? हाँ, अब मान लो 12th में आ गया, वैसे तो देखो जनरली 12th में ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं आज तक कि मैकेनिज्म लिखो, बट अगर सब्जेक्टिव में लिखना आ जाए तो एक आधे की मैकेनिज्म आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको लर्न करनी पड़ेगी। तो आप एनसीईआरटी में ना 1-2 दे रखिए, वो मैं लास्ट में बता दूंगा कि इसके आप याद कर लेना, ठीक है ना बेटा? चलें आगे। अब देखो बच्चों सुनो, अब अपन बात करते हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की। अब इसको अपन डिटेल में लेंगे बेटा, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। बताओ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, अभी थोड़ी देर पहले कुछ ऊपर लिखा था, क्या होता है बोला जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स? those reactions for which rate of reaction depends upon zeroth power of reactant concentration। ऐसे बोलेंगे क्या? देखो बच्चों, अगर मैं ऐसा लिखूं, अगर मैं ऐसा लिखूं और n की वैल्यू 0, तो बोलो ये जीरो ऑर्डर हो गया क्या? क्या ये जीरो ऑर्डर हो गया बच्चों? बोलो बेटा, है ना? तो अपन ऐसा कह सकते हैं, देखो बच्चों, those reaction for which rate of reaction depends upon zeroth power of reactant concentration at time t। जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे क्या हो रहा हो, वो डिपेंड कर रहा हो। अब बेटा देखो इसको अपन कैसे समझें, ध्यान से समझते हैं अपन। देखो बेटा, मान लो ये कोई एक रिएक्शन है हमारी, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है बेटा? मैं t इक्वल्स टू 0 पे मान लो इसको a लिया, ये 0 लिया, और टाइम t पर इसमें से x चला गया, ठीक है बेटा? अब बातों को बहुत अच्छे समझना। तो मुझे बताओ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितना आया? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन x का आया बच्चों, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन x का आया। तो बेटा क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि dx बाई dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स की पावर 0? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? बोलो बच्चों, अगर आपको टाइम t पर रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है तो बेटा टाइम t पर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है वो लिखोगे ना? टाइम t पर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है वो लिखोगे। अच्छा, पावर 0 क्यों लगाए बच्चों? बताओ, पावर 0 क्यों लगाई? क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, जीरो ऑर्डर पढ़ रहे हैं बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं क्या करूं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा ये, और फाइनली बताओ बच्चों ये क्या आ जाएगा, dx बाई dt इक्वल्स टू k आ जाएगा। आ जाएगा बेटा? ये आएगा, आएगा क्या? बोलो बेटा। अब देखो इसमें क्या चीजें समझ में आई। अपन ऐसा कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ये इक्वल है रेट कांस्टेंट के, है बच्चों? रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल है? रेट कांस्टेंट के इक्वल है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि
rate of reaction of zero order does not depend upon concentration and time, and it is always a constant value। बोलो बच्चों, ये बात सही है बच्चों? रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल है? देखो बच्चों, रेट कांस्टेंट के इक्वल है ना बेटा? तो अगर मान लीजिए मुझे ग्राफ बनाना हो बेटा, देखो बेटा, अगर मुझे ग्राफ बनाना हो, इधर तो मैंने ले लिया रेट ले ली, इधर मैंने कॉन्सेंट्रेशन ले ली, कैसा ग्राफ आएगा? इधर मैंने रेट ले ली और इधर टाइम ले लिया। बोलो बच्चों, क्या ग्राफ ऐसा आएगा? क्या दोनों ग्राफ सही है? क्या दोनों ग्राफ सही है? है ना बेटा? अब एक चीज बताओ, अगर आपसे कोई पूछे, बताओ बच्चों, कि यूनिट ऑफ के बताओ, तो बताओ बच्चों यूनिट ऑफ के बताओ, तो के किसके इक्वल है? के किसके इक्वल है बच्चों? देखो dx बाई dt के इक्वल है, दिख रहा है क्या? के किसके इक्वल है? बोलो बच्चों, dx बाई dt के इक्वल है ना? तो अपन ऐसा कह सकते हैं, यूनिट ऑफ के यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, है ना बेटा? वो हो जाएगा मोलरिटी सेकेंड इनवर्स, या मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स कह सकते हैं बच्चों। बोलो, के की यूनिट समझ में आई, है ना बेटा? अब देखो बेटा सुनो, अपन आपको अगर ऐसा निकालना ना, आप देखो सीधा ऐसा सोचो, आप यही तो कह रहे थे ना? देखो बच्चों, अपन ये कह रहे थे कि r की पावर 0, तो यहां से देखो r इक्वल्स टू के हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना बेटा? आप सीधा सीधा देखो, के की यूनिट रेट के इक्वल आएगी, आएगी कि नहीं आएगी बच्चों? आएगी ना? तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कि ऐसी कौन सी काइनेटिक्स है जिसमें आपके रेट कांस्टेंट की यूनिट आपकी रेट की यूनिट के इक्वल होती है ना बच्चों? ये बात समझ में आई? अब बेटा एक चीज सुनो, देखो आपको है ना एक डाटा दे रहा, देखो बच्चों, इसने बोला टाइम एंड रेट ऑफ रिएक्शन। देखो बच्चों, ये कहता है टाइम 10 सेकेंड, है ना, 20 सेकेंड एंड 30 सेकेंड। अब इसने बोला कि इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कुछ इस तरह से, आप बताओ बच्चों, ये डाटा देख के आपको क्या लग रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन कोई चेंज हो रहा है क्या? अरे 1.8 लिखो, 1.799 लिखो, 1.801 लिखो, एक ही तो बात है ना बच्चों? इसका मतलब ये क्या कह रहा है, आपकी जो रेट है वो कांस्टेंट है बच्चों, रेट कांस्टेंट है, तो ये कौन सी ऑर्डर की काइनेटिक्स होगी बताओ? जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स होगी कि नहीं होगी? होगी बच्चों, पक्का समझ में आया आप लोगों को? आ गया? अब देखो बच्चों सुनो, एक जेई में एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो बताता हूँ, देखो मैं आपको, सुनना ढंग से। देखो ये कहता है कि एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, इसने क्या कर रखा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दे रखी है, देखो बच्चों 1, 0.75, 0.40, 0.10 ये दे रहा है, और ये टाइम दे रहा है बच्चों, देखो मिनट के अंदर 0.0, ठीक है, 0.05, 0.12, 0.18, ठीक है। ये इसने डाटा दे रखा है और कहता है कि ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स आपको बताना है बच्चों।
तो बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन देना, एक बार आप उसको है ना ट्राई जरूर करके देखना कि क्या वो जीरो ऑर्डर है ना। कैसे पता करेंगे बेटा? देखो, आप ये जो टाइम इंटरवल है ना, इन टाइम इंटरवल में रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करके देखो। कैसे करेंगे? देखो बच्चों, बताओ, 1 और 0.75, यहाँ कितने का डिफरेंस आया बच्चों? 1 और 0.75 में 0.25 का डिफरेंस आया बच्चों, है ना? एंड डिवाइडेड बाय टाइम कितना हो गया? 0.05। अगला देखो बच्चों, सुनो, 0.75। अब बेटा इसमें देखिए, यहाँ आ रहा है 0.35 एंड 0.05। ये आ रहा है क्या? बोलो बच्चों। सॉरी, ये नीचे 7 आएगा ना, एक मिनट बेटा, ये आ गया। अच्छा, अगले में देखो, अगला अगर मैं निकालूं तो ये कितना हो गया? 0 पॉइंट, बोलो क्या आ गया? 3। और ये कितना आ रहा है बताओ? 0.06 आ रहा है बेटा। अब क्या ये तीनों वैल्यूज इक्वल है क्या? क्या ये तीनों वैल्यूज इक्वल है क्या? है बच्चों? अब मुझे बताओ, अगर ये वैल्यूज इक्वल है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है बच्चों? रेट ऑफ रिएक्शन क्या है बच्चों? रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। और अगर वो कांस्टेंट हो गई तो कौन से ऑर्डर की काइनेटिक्स आएगी? जीरो ऑर्डर की आएगी। कंफर्म? क्लियर है बच्चों? तो देखो बेटा सुनो, अभी तक की जो हमने पढ़ा है इसमें देखो क्या क्या क्वेश्चन बने। जीरो ऑर्डर बोलते किसको है? जीरो ऑर्डर में रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट होती है। जीरो ऑर्डर में रेट कांस्टेंट की यूनिट रेट की यूनिट के इक्वल होती है। और डाटा देके गए तो आप एक बार फाइंड आउट करके देख लीजिए। समझ में आ गई बात बच्चों? अब देखो बच्चों सुनो, अब बेटा मेरे पास ये आया, देखो देखो, dx बाई डी टी इक्वल्स टू ये आया। इसको अगर मैं थोड़ा सा ढंग से अरेंज कर लूं, के डी टी, इसका पर क्या कर देते हैं बच्चों? इंटीग्रेशन किया है ना? आपने इसको क्या किया? देखो, dx इक्वल्स टू के डी टी, और आपने इसको कर दिया इंटीग्रेशन, कर दिया इंटीग्रेशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब बच्चों क्या आ जाएगा? dx का x हो जाएगा और dt का k आप बाहर ले लेंगे तो सीधा ये आ जाएगा ना। मैं सीधा लिख दूं x इक्वल्स टू के टी। बोलो बच्चों, आसान सी बात है। इसका मतलब x क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना बच्चों। ये बात समझ में आ गई? तो बोलो इसका ग्राफ अपन ऐसा बनाएंगे क्या? बोलो बच्चों, ऐसा आएगा? ऐसा आएगा बच्चों ग्राफ? ठीक है। अब एक चीज बताओ बच्चों, देखो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, इससे कुछ सीखना क्या है? देखो बच्चों, x क्या है? x क्या है बच्चों? द पार्ट ऑफ रिएक्शन विच हैज कंप्लीटेड, है ना? रिएक्शन का वो पार्ट जो कंप्लीट हो चुका है। अब बताओ बच्चों, अगर मैं बोलूं कि 20% रिएक्शन आपकी कंप्लीट हुई 40 सेकंड में, तो बताओ बच्चों आपकी 40% रिएक्शन कितने में कंप्लीट होगी? बताओ बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना। 20% अगर 40 सेकंड में हुई तो 40% कितने में होगी? बोलो बच्चों, 80 सेकंड में हो जाएगी? हो जाएगी बच्चों। ये बात क्लियर है सबको? ये बात क्लियर है क्या? ठीक है बेटा, चलिए आगे चलें। आगे चलें बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो, हमारे पास ये इक्वेशन आई हुई है x इक्वल्स टू के टी आई हुई है बच्चों, है ना बेटा? अब इसको थोड़ा ढंग से समझना। मैं सबसे पहले लेता हूं बेटा t हाफ या t 50%, है ना बच्चों? तो मुझे क्या बताओ, ये हाफ लाइफ क्या होती है बच्चों? बताओ, ये हाफ लाइफ स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको। हाफ लाइफ का मतलब वो टाइम जिसमें आपकी 50% रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। पता है ना बच्चों? ये पता है सबको? ठीक है बेटा। तो बेटा क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि x कितना हो जाए? x कितना हो जाए? देखो बेटा, हमने स्टार्टिंग में
इसको ए लिया था ना, इसको ए लिया था, तो ए में से अगर a/2 चला जाए तो 50% हो गया ना बच्चों। सही बात है ना बेटा। तो अब देखो बेटा सुनो, अगर a/2 चला जाए तो x की जगह इसकी वैल्यू रख दो a/2, और ये kt हाफ लिख दिया। यहां से देखो बच्चों, t हाफ क्या आ गया, a/, बोलो 2k आ गया कि नहीं आ गया, आ गया बच्चों, है ना। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं कि इसका जो t हाफ है वो टाइम, सॉरी, वो a पे क्या कर रहा है, वो a के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या है कि नहीं है बच्चों। देखो बच्चों, ये इस तरह से है ना बच्चों। अब एक चीज बताओ, देखो बेटा, इस चीज को थोड़ा सा ढंग से समझने की कोशिश करते हैं अपन। देखो बेटा, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास ये एक सब्सटेंस है, क्या बेटा, उसके मैंने 4 मोल ले रखे और उसको 2 मोल कर दिए, यहाँ टाइम लगा 2 सेकेंड, ठीक है बेटा। वही का वही सब्सटेंस मैंने वापस लिया और उसी सब्सटेंस को देखो, है ना बेटा, अपन अगर इस तरह से लें, अब बताओ बच्चों यहाँ कितना टाइम लगेगा। कितना आसान सा क्वेश्चन है। देखो बेटा, आपने क्या किया, आपने मोल जस्ट डबल किए, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डबल, तो बोलो टी हाफ भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा ना बच्चों, हो जाएगा, हो जाएगा। दीपिका तंवर, आपने सेम क्यों बोला, सेम थोड़ी ना रहा। अरे आपने 4 की जगह 8 मोल लिए हैं, देखो, तो आपने जब इसको बढ़ाया तो बोलो यहाँ टाइम कितना आएगा, यहाँ 4 सेकेंड आएगा बच्चों, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा बच्चों। अच्छा अब बताओ, अगर अब आपसे ये पूछे कि बताओ अब क्या टाइम लगेगा, अब बताओ इस अगले में कितना टाइम लगेगा, अब तो 2 ही लगेगा ना, अब तो 2 ही लगेगा बच्चों, लगेगा नहीं लगेगा। तो अगर आपसे सीधा कोई पूछे बताओ यहां से यहां तक कितना टाइम लग गया, यहां से यहां तक कितना लग गया, 6 सेकेंड लग गया ना बच्चों। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, ये कितने परसेंट रिएक्शन हो चुकी है, 75% हो चुकी है ना, 75% हो गए बच्चों। देखो आपके पास टोटल स्टार्टिंग में 8 मोल थे, अब 2 रह गए, तो कितना रह गया आपका, 25% रह गया। ये देखो स्टार्टिंग में 8 थे, रह 2 गए, तो इसका मतलब आपका अभी सिर्फ 25% बचा हुआ है। 75% तो रिएक्शन कंप्लीट हो गए ना बच्चों, हो गई ना, बोलो बेटा, 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, है ना। अब चलो एक चीज और सिखाता हूं, फिर वापिस अपन इसी क्वेश्चन पे लौटेंगे। देखो बच्चों, x इक्वल्स टू के टी, अब बेटा मुझे t 3/4 निकालना है, t क्या निकालना है, 3/4, ठीक है बच्चों। t 3/4 का मतलब बताओ, सिंपल सा मीनिंग ये है वहां कि रिएक्टेंट की 75% अमाउंट आपकी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, है ना बच्चों। तो क्या अपन ऐसा कह सकते हैं, x क्या आ जाएगा बताओ, 3a/4 आ जाएगा क्या, x की वैल्यू 3a/4 आ जाएगी बच्चों, है ना। अब देखो बच्चों, इस x की जगह अगर मैं ऐसा लिखूं 3a/4 और ये लिखा kt 3/4, तो बताओ बच्चों ये क्या हो गया, 3, ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। अच्छा मैं अगर इसको बेटा, है ना, ऐसा लिखेंगे क्या, बोलो बेटा, ये बात समझ में आई क्या, अरे ये बात समझ में आई। तो बेटा क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, एक ही तो बात है, लिख सकते हैं। अच्छा बच्चों बताओ ये चीज क्या है, a/2k, देखो बेटा ये पढ़ी, a/2k क्या है, t हाफ है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि t3/4 आपका हो गया 1.5 टाइम ऑफ t हाफ, हो गया बच्चों, हो गया।
हो गया बेटा। अब एक बात ध्यान रखना, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे ना, हमेशा फर्स्ट टी हाफ यूज लेना। अब आपको पता नहीं कि हम सर कौन सा यूज लें, हमेशा टी हाफ फर्स्ट यूज लेना, ठीक है ना बेटा। अब बेटा एक बार वापस यहाँ आओ, है ना। आप बताओ, जब हम यहाँ पहुंचे टोटल टाइम कितना लगा? बोलो बच्चों, टोटल टाइम लगा 6 सेकेंड। अब आप इसको देखो, वैसे कैलकुलेट करो, यहां तक कितने परसेंट रिएक्शन हो गई थी? कितने परसेंट रिएक्शन हो गई थी बच्चों? 75% हो गई। तो 75% अगर आपको यहाँ करवानी है तो आप ऐसा लिख सकते हो क्या, T3/4 1.5 इंटू 4। क्या मैं लिख सकता हूँ? अरे लिख सकता हूँ बच्चों, ये समझ में आया मैंने? 1.5 इंटू 4। देखो बेटा, इसका फर्स्ट हाफ लाइफ क्या है? 4 सेकेंड है बच्चों, है ना बेटा। ये बात समझ में आई क्या? तो टोटल कितना टाइम लगा बच्चों? 6 सेकेंड लग गया। क्लियर है क्या ये बात? हमेशा फर्स्ट हाफ लाइफ आपको यूज लेनी है, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं चलूं टी मान लीजिए 100% की बात करते हैं। 100% का मतलब बताओ, 100% का मतलब बताओ बच्चों। कंप्लीट हो जाए, इसका मतलब x की वैल्यू a आ जाए, ऐसा बोल सकते हैं क्या? x की वैल्यू a आ जाए, है ना बेटा। तो बताओ x इक्वल्स टू KT है, इसकी जगह मैं a लिख दूं और मैंने लिख दिया KT 100%। तो बच्चों देखो क्या हो गया, T 100% अपन ऐसा लिख सकते हैं। और इसको बच्चों मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, ऊपर और नीचे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये पूरी चीज a/2k बन गया बेटा। इस a/2k को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? बोलो बेटा, ये बात सही है? ये बात सही है क्या बच्चों? बोलो बेटा। तो देखो बच्चों, अब एक चीज बात ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि नेचर में सिर्फ जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स ही ऐसी काइनेटिक्स है जो एक डेफिनेट टाइम में कंप्लीट होती है ना। आप इसका डेफिनेट टाइम बता सकते हो, डेफिनेट टाइम बता सकते हो। बाकी कोई भी काइनेटिक्स लाइक फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, वो हमेशा बच्चों इनफाइनाइट टाइम में जाके कंप्लीट होगी, हमेशा इनफाइनाइट टाइम में जाके कंप्लीट होगी, ठीक है ना बेटा। ये बात समझ में आई? मैंने क्या बोला, समझ में आया आप लोगों को? सिर्फ जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स ऐसी काइनेटिक्स है जो एक डेफिनेट टाइम में कंप्लीट होती है, रिमेनिंग ऑल काइनेटिक्स आपकी इनफाइनाइट टाइम में जाके कंप्लीट होगी। ये बात क्लियर है क्या? बोलो बच्चों। अपन जीरो तो समझ में आ गया ना कि अपन डेफिनेट टाइम में बता सकते हैं। अब फर्स्ट और सेकंड आएगा ना, तब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखो बेटा एक बात सुनो, ये जो अभी हमने लिखा था, एक काम करता हूं, देखो बेटा सुनो, इस a को मैं a नोट बोलता हूं और इस a माइनस एक्स को मैं AT बोलता हूं। बोल सकता हूं क्या? भी a नोट का मतलब हो गया इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन या कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम 0, और AT क्या हो गया बच्चों? बोलो, AT क्या हो गया? किसी टाइम t पर, है ना बच्चों। अब देखो बेटा एक बात सुनो, ध्यान से सुनना। आपने क्या बोला? आपने ये बोला कि a जो है वो तो a नोट है और जो a माइनस एक्स है वो है AT है। तो बेटा अपन ऐसा कह सकते हैं कि देखो AT है ना, इस a की जगह मैं a नोट लिख सकता हूं और इस x की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? बोलो बच्चों, ऐसा लिख सकता हूं क्या? ऐसा लिख सकता हूं क्या? x की वैल्यू आई थी ना KT, आप इसको देखो ऐसे लिख लो। देखो आपने ये लिखा था ना, AT क्या है? a माइनस एक्स है, तो ये a की वैल्यू रख दी और x की वैल्यू आपने लिखी थी ना बच्चों। बोलो, ये समझ में आया? ये इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे पक्का क्वेश्चन बनता है बच्चों, कंफर्म क्वेश्चन बनता है ना बेटा।
अब बताओ बच्चों मुझे, अगर मान लीजिए मुझे आपसे एक ग्राफ पूछना हो AT और T के बीच में, है ना बच्चों, तो बताओ ग्राफ कैसा आएगा। देखो बच्चों ये y है, ये c है, माइनस mx, ऐसा आएगा बच्चों। ये ग्राफ इस तरह का आ जाएगा, आएगा बच्चों नेगेटिव स्लोप के साथ आ जाएगा, है ना बेटा। ये ग्राफ JEE 2011 में आया हुआ ग्राफ है बच्चों, है ना, समझ में आ गया। बोलो बच्चों, क्या ये बात इतनी आपको सबको समझ में आ गई? जीरो ऑर्डर इतना समझ में आ गया क्या? देख लीजिए, मेरे हिसाब से काफी आसान आसान सी बातें हैं, है ना। अब देखो बेटा सुनो, इसमें ना एक चीज मैंने देखी है, कई बार बच्चे को क्या होता है, उसको ऐसा लगता है ना, उसको ऐसा लगता है कि सर जब रेट ऑफ रिएक्शन आपने लिखी थी तो आपने उसमें माइनस क्यों नहीं लगाया रिएक्टेंट के लिए। तो वो मैं वैसे डेरिवेशन एक और बता देता हूं आपको, है ना, वो डेरिवेशन भी आपको मैं बता देता हूं, रिजल्ट फाइनली एक ही आएगा। दिव्यांशी तोमर, ये लिखा हुआ ना देख, हमने क्या लिया था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए को ए नोट मान लिया और टाइम टी पर जो ए माइनस एक्स को एटी ले लिया, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया कि ए की वैल्यू और एक्स की वैल्यू रख दी और मैंने ग्राफ बना दिया एटी और टी के बीच में, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, एक बात समझो, ध्यान दीजिए, मैं उस तरह से बताता हूं आपको, जैसे सपोज ये बच्चों हमारा, है ना, अपन इसको ए ले लेते हैं, चलो ए से मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है बेटा। अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ऐसा लिखेंगे क्या? बोलो बच्चों, क्या मैं ऐसा लिखूंगा? मैंने पावर जीरो क्यों लगाई? बोलो बच्चों, पावर जीरो क्यों लगाई? अभी पढ़ क्या रहे हैं, जीरो ऑर्डर पढ़ रहे हैं तो लगानी पड़ेगी। अब बच्चों एक चीज बताओ, क्या आप रेट को ऐसा लिखेंगे माइनस डी ए बाई डी टी? बोलो बच्चों, ऐसा लिखेंगे क्या, माइनस डी ए बाई डी टी? माइनस लिखेंगे क्या? क्यों लिखा बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? क्योंकि रिएक्टेंट है तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो क्या बेटा अपन ऐसा कह सकते हैं माइनस डी ए बाई डी टी इक्वस टू के, ऐसा बोल सकते हैं बच्चों। यहां से देखो, अगर अपन उसको अरेंज कर ले ढंग से, ऐसा कर सकते हैं बच्चों, कर सकते हैं बेटा। अब देखो बेटा, अपन इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, है ना, कर दें बेटा। अब देखो इसमें लिमिट देखो, ये ए नोट और ये ए टी आएगी बच्चों, है ना बेटा, ए नोट और ए टी आएगी, लिमिट अपन ने ये मान रखा है, और यहाँ जीरो और टी, है ना बेटा। अब बेटा इसको सोल्व कर लीजिए आप, तो बोलो डी ए का ए होगा, ये आप लिखोगे, है ना बेटा, और ये हो गया देखो आपका जीरो। अब अगर आप इसको सोल्व करते हो बेटा, तो अपन ऐसे ही लिखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ जीरो है तो सोल्व करने पे ये आएगा बेटा। माइनस को अगर मैं अंदर लेके जाऊं तो बोलो बेटा ये बन गया, बन गया बच्चों। आप ये क्या आ गया, अगर मैं बोलूं ए टी इक्वस टू ए नॉट के टी, क्या ये इक्वेशन आ गई? बोलो बच्चों, इक्वेशन तो वही आई ना, इक्वेशन तो वही आई ना, अलग तो कुछ नहीं आई ना, अरे कोई दिक्कत तो नहीं है ना, इक्वेशन वही है बच्चों, देखो, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो बेटा ये डेरिवेशन आपके 12th में आता है, ये ध्यान रख लेना, ये डेरिवेशन 12th में आता है, जीरो ऑर्डर आपके सिलेबस में है बेटा, ठीक है ना। तो डेरिवेशन को थोड़ा आप देख लेना, क्योंकि इससे अच्छे अच्छे डेरिवेशन आप फिजिक्स में करते हो, तो ये तो बहुत ही आसान है आप लोगों के लिए, तो है ना। अब एक क्वेश्चन देखो बेटा, सुनो ध्यान दीजिए, ये कहता है कि हमारे पास 0.05 ml सॉल्यूशन
कंटेन्स 3 into 10 की पावर -6 मोल्स ऑफ H प्लस। ठीक है, आपको कह रहा है कि रेट कांस्टेंट फॉर दिस appearance of H plus is 1 into 10 की पावर 7 molarity second inverse. Then calculate time in which all H plus will disappear. इस क्वेश्चन को पढ़ो बच्चों। इस क्वेश्चन में इसने कहीं पर भी ऑर्डर को मेंशन नहीं किया बच्चों। वेरी गुड, ऑर्डर को मेंशन नहीं किया है। तो बेटा कैसे करेंगे, बेटा कैसे करेंगे बताओ। हाँ वेरी गुड चित्रक सिंगल, बहुत बढ़िया बेटा, है ना। अब कोई ये कह दे कि अभी आप जीरो ऑर्डर पढ़ा रहे हो तो जीरो ऑर्डर ही होगा और क्या, वो तो अभी पढ़ा रहा हूं, एग्जाम आ गया तो। देखो बेटा सुनो, हमने बोला था कि के की यूनिट है ना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सोर्स है ना। के की यूनिट बहुत बड़ा सोर्स है। ये मोलरिटी सेकंड इनवर्स याद करो, ये रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट है। और रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट जब के के इक्वल आ जाए तो बेटा वो कौन सी हो गई, कौन से ऑर्डर की काइनेटिक्स हो गई, जीरो ऑर्डर होगी ना। तो अपन क्या बोलेंगे देखो कि यूनिट ऑफ के indicates it is zero order kinetics, है बेटा, है बच्चों। अब देखो सुनो, अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि अब करेंगे कैसे, आपको कंप्लीट निकालना ना बच्चों। तो सबसे पहले बताओ आपने क्या लिखा था, देखो T 100% A बाई के लिखा था बेटा। ये A तो होता है कॉन्सेंट्रेशन और K क्या है, रेट कांस्टेंट है ना बच्चों। ठीक है, ये तो रेट कांस्टेंट हो गया। अब बच्चों बताओ, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, ये क्या लफड़ा है। कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है भाई, कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, है ना। तो देखो बच्चों कॉन्सेंट्रेशन होता है मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मोल कितने, 3 इंटू 10 की पावर -6। वॉल्यूम दे रखा है 0.05। बेटा ये ml में दे रखा है ना, तो ml को लेते हैं या लीटर में लेते हैं, बोलो बच्चों। लीटर में लेते हैं, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, ऐसा लिख दूं क्या, है ना बेटा, ऐसा लिख सकता हूं 0.05 इंटू 10 की पावर -3, है ना, एक ही बात है। वो जो आप कह रहे हो डिवाइड करो, ये आएगा। तो बेटा अब बताओ, अपन ऐसा कह सकते हैं 3 इंटू 10 की पावर -6, ये ऊपर चला गया 0.05 और k की वैल्यू आपको गिवन है। क्या आप सोल्व कर सकते हैं, बोलो बच्चों, ये समझ में आ गया, अरे समझ में आ गया।